Hello dear friends, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, today we are going to start a very beautiful topic. इसे ब्यूटीफुल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप बात आती है एडवोकेसी की, लिटिगेशन की, कोर्ट की और लॉ की, एक्ट की, तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। सो आज हम आईपीसी को शुरू करने वाले हैं। हरियाणा जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए क्विक रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा आज पार्ट 1 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नई वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, किसी भी स्टेट जुडिशरी में, चाहे आप अभी जो 21 को एग्ज़ाम है उत्तराखंड एपीओ का वो एग्ज़ाम दे रहे हों, या आप 28 को आप आरजेएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या 13 को आप हरियाणा जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीनों ही स्टेट के एग्ज़ाम्स में इसकी अपनी अच्छी खासी इम्पोर्टेंस है। सो वी आर डूइंग दिस क्विक रिवीजन फॉर हरियाणा जुडिशरी बिकॉज अभी हरियाणा का एग्ज़ाम आ रहा है, बट ये तीनों पे एप्लीकेबल होगी। 13 नवंबर, 21 नवंबर एंड 28 नवंबर। ठीक है, तो ये 3 एग्ज़ाम हैं, तीनों के लिए हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। देखिए, सोर्स जो इसका है वो सिंपल कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड है। लॉर्ड मैकॉले का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसको बनाने में। हिंदू क्रिमिनल लॉ और मोमडन क्रिमिनल लॉ, ये दोनों लॉ फॉलो होते थे इसके आने से पहले। ये कोडिफाइड नहीं थे। हिंदू क्रिमिनल लॉ में अगर कोडिफाइड कहें तो हम हिंदू लॉ में कोडिफाइड था, जहाँ पे मनुस्मृति को फॉलो किया जाता था। फिर इन दोनों की सोर्सेज से मिला के कुछ आपका जो नेपोलियनिक कोड और लुइसियाना कोड थे, ये फर्स्ट रिटन कोड माने जाते हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ लिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि पहला लॉ कमीशन बना 1834 में, और इस लॉ कमीशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी मिस्टर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 आया था। उसके बाद फर्स्ट लॉ कमीशन बना 1834 में। चेयरमैनशिप थी लॉर्ड मैकॉले की। इसको हालांकि लॉर्ड कहना मैं सही नहीं मानता हूँ, ब्रिटिशर्स थे, बाकी आपकी अपनी हो सकती है। 3 मेंबर थे यहाँ पे, मैकिलियो, एंडरसन एंड मिलेट। ये लॉर्ड मैकॉले था जिसने इंडियन जुडिशियल सिस्टम को, देखिए जिसके दोनों एंगल हैं। अगर हम अपने देश की संस्कृति की तरह से देखेंगे तो इसने पूरा रियून कर दिया है इंडिया को। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरा बर्बाद किया इस व्यक्ति ने। इंडियन जुडिशियल सिस्टम को पूरा चेंज किया इस व्यक्ति ने। इसके 2 अलग अलग नज़रिए हैं, वो एक अलग डिबेट का इशू है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट लॉ कमीशन में आया था। अब पहला ड्राफ्ट बना वो 14 अक्टूबर 1837 को बना। 1845 में सेकंड लॉ कमीशन बना और सेम मेंबर्स उसमें रहे, लॉर्ड मैकॉले रहा उसमें भी। और इसके 2 पार्ट में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की आईपीसी के लिए, 1846 और 1847 में। फिर बेंथन एंड पीकॉक ये लॉ मेंबर्स थे, गवर्नमेंट जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे। 1861 को वहाँ पे, इससे पहले वहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल थी, फिर आपकी इम्पीरियल लेजिस्लेचर आ गई थी उनकी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1856 में। अब इसको गवर्नर जनरल का एसेंट मिला 6 अक्टूबर 1860 को। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि ये देखिए, ये कह रहा है कि 1 अक्टूबर 1860 को इसको मिला है। आपको मैंने कहा कि 1861 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आई। कब आई? 1861 में। तो इसके बाद जो एक्ट आए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा आया, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट आया। तो इनको जो एसेंट मिला वो किसका मिला है? वो मिला है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। और आईपीसी को किसका मिला है? गवर्नर जनरल का। जो एक्सप्लेन क्लास है उनमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से। और इंडियन पीनल कोड इन्फोर्स कब हुआ? 1 जनवरी
1862 को। 1 जनवरी 1862 इसकी जो है क्या है इन्फोर्समेंट डेट है और इनेक्टमेंट डेट है 6 अक्टूबर 1860। ठीक है, उसके बाद ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। हिंदू क्रिमिनल लॉ में अगर मैं बात करूं तो मनुस्मृति से ज़्यादातर आईपीसी बनाई मनुस्मृति से गई है। ठीक है, उसने एक्सेप्शंस के जनरल एक्सेप्शन जो आप पढ़ते हैं वो टोटल आपके हमारे मनुस्मृति से ही लिए गए हैं। अब बीइंग अ लीगल स्टूडेंट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार मनुस्मृति को बहुत पढ़ें, इससे आपको लीगल जूरिस्प्रूडेंस की समझ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। मोमडन लॉ में जो था पनिशमेंट्स होती थी 4 तरह की, किस्सा, द्यूत, हैद और ताजिर, इनको भी उसमें इंक्लूड किया गया। अब आते हैं आईपीसी के स्केलेटन पे। आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं। अब इसमें 3 चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं, 5A, 9A एंड 20A, और 59 सेक्शन इसमें इंसर्ट किए गए हैं जो डिफरेंट अमेंडमेंट हुई हैं, और 21 सेक्शन इसमें से डिलीट किए गए हैं। तो अभी अगर देखें टोटल तो 549 और 26 चैप्टर हो गए, लेकिन ये आपको याद नहीं क्योंकि ये चैप्टर सब चैप्टर्स की तरह ऐड हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, यही आपका अगर एमसीक्यू में आता है तो यही याद रखना है। ठीक है, अभी आईपीसी को डिवाइड किया जा सकता है 2 तरह से, एक होते हैं आपके जनरल प्रिंसिपल, एक होते हैं स्पेसिफिक ऑफेंसेस। देखिए जो जनरल प्रिंसिपल है उसमें चैप्टर 1 से 5A और चैप्टर 23 इनको जनरल प्रोविज़न में लिया गया, यानी ये किसी स्पेसिफिक उसकी बात नहीं करते हैं। हालांकि कुछ बुक्स हैं जो 5A को अलग से चैप्टर भी बताती हैं, कुछ बुक्स हैं जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर है यहाँ पे इसको स्पेसिफिक में भी काउंट कर लेते हैं और इसमें, लेकिन इसको जनरल में क्यों काउंट किया जाता है क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी भी ऑफेंस को लेके हो सकती है। और चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 22 तक स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो इस तरह से सारे स्पेसिफिक ऑफेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। अब जनरल प्रिंसिपल में हमने कह दिया कि चैप्टर 1, 1 to 5 हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, 2 में जनरल एक्सेप्शन देखेंगे, पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जनरल एक्सेप्शंस की बात करेंगे। 5 में अबैटमेंट है और 5A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये आपके। और चैप्टर 23 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, इट मीन्स अगर जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्या है अटेम्प्ट टू मर्डर 307 आईपीसी 307, देयर इज अ प्रोविजन फॉर द अटेम्प्ट ऑफ द मर्डर बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट। क्या अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट का कोई प्रोविजन है? मान लीजिए किसी की पॉकेट में आपने हाथ डाला चोरी करने के इरादे से, अंदर पर्स नहीं मिला, खाली पॉकेट मिली, क्या हो गया? अटेम्प्ट हो गया, कमीशन हुआ नहीं हुआ, इन दैट केस व्हाट इज दिस इज अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट तो नहीं दे रखा, 378 से स्टार्ट होता है थेफ्ट, लेकिन भाई इसमें तो क्या है थेफ्ट की तो डेफिनेशन है, 379 में हम पनिशमेंट दे देंगे, लेकिन अब कहाँ दे, अब तो अटेम्प्ट है, थेफ्ट तो पूरी हुई नहीं, 378 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस केस में 3 को डील किया जाएगा बाय चैप्टर 23। अब स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात कर लेते हैं। चैप्टर 6 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंस ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, फॉल्स एविडेंस एंड कंटेम्प्ट ऑफ द पब्लिक जस्टिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक चार्ट बनाएं और देखिए इस एक बार ना स्केलेटन जो है आपका इसको ज़रूर याद रखना है आपको, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स का जो है चैप्टर 12 क्वाइन से रिलेटेड है, 13 वेट और मीजर से रिलेटेड है, इसको आप सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, कहाँ पे? सेक्शन 153 में। चैप्टर 14 पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मोरल, रिलीजन से रिलेटेड, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 2 चैप्टर। अगर आपने इनको कवर कर लिया तो समझिए आपने 80%, आप ये 2 चैप्टर, चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड चैप्टर 16 एंड 17, इतना अगर आपने कवर कर लिया तो 80% आईपीसी आपकी कवर हो गई। इतना ही पढ़ लेंगे तो ये सोच लीजिए एग्जाम के लिए 80% आईपीसी आपने कवर कर ली है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप चैप्टर 18 ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी मार्क्स, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव, 498A, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नोट कर लेना, डिफेमेशन,
इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस, तो ये आपके स्पेसिफिक ऑफेंसेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? स्पेसिफिक ऑफेंसेस। यहाँ तक आपने के माइंड में एक आईपीसी की स्ट्रक्चर रेडी हो गई। तो आईपीसी स्ट्रक्चर क्या रेडी किया आपके माइंड में आपने? सबसे पहली चीज़, आईपीसी कब आई थी? 1 जनवरी 1862, 1862। ये क्या था? ये इन्फोर्समेंट डेट थी। क्या थी? इन्फोर्समेंट डेट थी। लेकिन इसको कब जाके गवर्नर जनरल की एसेंट मिली थी? 6 अक्टूबर 1860। इस दिन एक्ट बनके तैयार हुआ, एक्ट रेडी हो गया, एक्ट लागू होना है, लेकिन लागू नहीं किया गया है। कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 1862 से। टोटल 511 सेक्शंस हैं और चैप्टर्स कितने हैं? 23 चैप्टर्स हैं। इट इज़ ए सब्सटेंटिव लॉ। क्या कैसा है? सब्सटेंटिव लॉ है। प्रोसीजर कहाँ बताया गया है इसका? सीआरपीसी में। कहाँ पढ़ेंगे? सीआरपीसी में पढ़ेंगे। और आपको एक और कमाल की चीज़ बता दूं, लॉर्ड मैकॉले ने इसको बनाया था और लॉर्ड मैकॉले क्या है? इसको देख नहीं पाया। क्या नहीं देख पाया? इसको एक्ट बनते हुए नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि मैकॉले 1859 में मर गया था। He died in 1859 and the person who has drafted all this, being a legal professional, being a legal aspirant, Macaulay was really so brilliant. But being an Indian, I feel that he was the man who ruined our total culture. That may be a personal view. I should not discuss all this in this class. Okay, कभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब ये पहली बार ऑपरेशन में आया था 1 जनवरी 1862 को, तो क्या पूरे ब्रिटिश इंडिया पे लागू हो गया था? तब क्या था? तब ब्रिटिश इंडिया था। क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। तो पूरे ब्रिटिश इंडिया पे लागू हुआ था? नहीं, प्रिंसली स्टेट्स पर लागू नहीं हुआ था। प्रिंसली स्टेट राजकुमारों के। देखिए आप इसको अपने लैंग्वेज से समझिए, एग्जैक्ट मीनिंग पे मत जाइए, आपको समझ में आना चाहिए। प्रिंसली स्टेट क्या थे? ऐसे स्टेट जो अलायंस में थे ब्रिटिश रूल के साथ, जैसे डच इंडिया, फ्रेंच इंडिया, ठीक है, तो उन पर यह लागू नहीं हुआ था बिकॉज दे हैव देयर ओन लीगल सिस्टम। करता क्या है आईपीसी? आईपीसी डिफाइन करता है क्राइम्स को, पनिशमेंट्स को। क्या करता है? डिफाइन करता है। अप टू 2018 तक टोटल अगर आप देखेंगे तो 77 टाइम्स क्या हुआ है? अमेंड हुआ है। कितनी बार अमेंड हुआ है? 77 टाइम, जिसमें इंडिपेंडेंस से पहले 40 टाइम्स अंग्रेजी करके चले गए थे, 37 टाइम हमने कर दिया। 3 चैप्टर हमने ऐड किए हैं। तो इस तरह से आपको एक अपने माइंड में, देखिए किसी भी एक्ट में जाने से पहले अपने माइंड को समझाना। बड़ा बोरिंग लगा होगा, अब क्या ज़रूरत है हिस्ट्री की? कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अरे भाई क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन जब तक उसका बेस तैयार नहीं करोगे तो अच्छी बिल्डिंग बनेगी क्या? बनेगी नहीं बनेगी आपकी अच्छी बिल्डिंग। अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए यू हैव टू बिल्ड अप अ गुड बेस। मकान बनाते तो क्या बोलते हैं कि नीचे अच्छा सा मटेरियल लगाना है, ऊपर कमज़ोर लगाया तो चलेगा, लेकिन नीचे अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कल को किसी को दिखे ना दिखे। लेकिन वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है बिल्डिंग को। हमें क्या करना है? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनानी है। 3 एग्जाम हमारे सामने हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं आज हम? इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, सब्सटेंटिव लॉ है। ये डेट जो लिखी होती है कौन सी लिखी होती है? कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि इनेक्टमेंट डेट कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। ये आपकी इनेक्टमेंट डेट है, गवर्नर जनरल ने जिस दिन इसको असेंट दिया था। और 1861 में क्या आ गया? फिर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई। अंडरस्टूड? उसके बाद सेक्शन 1 जो कहता है आपको, ये किसके बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 1 देखिए, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, दिस एक्ट सेल बी कॉल्ड एज क्या? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड बताएंगे। एंड सेल एक्सटेंड टू होल इंडिया। क्या ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर सही है? क्या एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर सही है? नहीं, क्योंकि अभी JNK का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था 2019 में, अमित शाह जी ने क्या किया? आर्टिकल 370 को क्या कर दिया? हटा दिया। क्या? नहीं हटाया नहीं है। क्या किया है? अमेंड किया है।
पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऑटोनोमस स्टेट होगा, सेंट्रल लॉ चाहे तो लागू होंगे, स्टेट चाहे तो नहीं होगा। वो ऑटोनोमस स्टेट का जो है स्टेटस उसे ले लिया गया, अमेंड किया गया, आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया है। किसने हटाया? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, पूरी बीजेपी सरकार। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको रिजॉल्व कर दिया गया है। चलिए अब शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड में आईपीसी बोलेंगे, पूरी इंडिया पे लागू होता है। ठीक है, लेकिन क्या सीपीसी में ऐसा था, सीआरपीसी में ऐसा था? कंपेयर करके पढ़ना है। सीपीसी में क्या था? स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे नहीं लागू होता है। सीआरपीसी में क्या था? 3 चैप्टर लागू नहीं होते हैं। कौन से 3 चैप्टर? चैप्टर 8, 10 और कौन सा? 11। ठीक है, 8 बात करता है सिक्योरिटी बॉन्ड की, 10 करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और 11 करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, सीआरपीसी। ये चैप्टर कहाँ नहीं लागू होते? स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया के ऊपर। समझ रहे हैं चीज़ों को? देखिए सारी चीज़ों को कंपेयर करके आपको माइंड में पढ़ना। सेक्शन 1 तीनों का कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन का एक वीडियो ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा है, कंपैरिजन देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सेक्शन 2 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, कि भारत में अगर कोई भी अपराध किया जाएगा तो उसको क्या होगी? पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी। गलत को हम सहन नहीं करते हैं भाई। क्यों? क्या सभी को मिलेगी? मान लीजिए कोई ब्रिटेन से, कोई यूएसए से, कोई फ्रांस से कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है और वो अपराध करता है, तो क्या उस कंडीशन में उसे सज़ा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इसको कहा जाता है, नोट डाउन माय वर्ड्स, इसे कहा जाता है लेक्स लॉकी। इंडियन एविडेंस एक्ट को आप क्या कहते थे? लेक्स फोरी। क्या कहते थे? लेक्स फॉर लॉ ऑफ द फॉरम, बट दिस इज लॉ ऑफ लैंड, लेक्स लॉकी। आईपीसी क्या है? लेक्स लॉकी है। हमारी ज़मीन पे कोई भी अपराध करोगे तो अपराधी कहलाओगे, चाहे आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सिटीजनशिप। क्या वर्ड यूज हुआ है? एवरी पर्सन। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट ओमिशन कॉन्ट्रैरी प्रोविजन देयरऑफ, ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। भारत में जिसको भाई ऑफेंस माना गया है उसमें हम मानेंगे। ऑफेंस कहाँ डिफाइन है? आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 40 में डिफाइन है। कहीं और भी डिफाइन है? सीआरपीसी में बिल्कुल डिफाइन है, 2KN में डिफाइन है। कहाँ? सीआरपीसी में। साथ साथ कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करना है। सेक्शन 3 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। भाई भारत से बाहर कहीं अपराध किया लेकिन कानूनी तौर पे आपके ऊपर भारत में चलाया जा सकता है। कैसे? भाई मान लीजिए कोई ऐसा अपराध हुआ है बाहर जिसकी सज़ा आपको भारत में, एनी पर्सन लाइबल बाय इंडियन लॉ, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया कहीं भी अपराध करे, पूरे वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में अपराध करता है तो पनिशमेंट मिलेगी। इंडियन सिटीजन पूरे वर्ल्ड में कहीं अपराध करता है तो पनिशमेंट मिलेगी। एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, कोई भी सिटीजन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कहीं भी भारत पूरे संसार में कहीं चला जाए, पाताल आकाश पाताल कहीं जाके वो अपराध कर दे, भाई विजय माल्या को पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद एनी पर्सन ऑन एनी शिप, किसी ऐसे जहाज पर, ऐसे एयरक्राफ्ट पर जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे वो कोई भाई इंडियन मर्चेंट नेवी का कोई जहाज है, वो जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के पास से, वहाँ कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, फ्रांस का एक व्यक्ति किसी को मार देता है उस जहाज पे, क्या उसे इंडिया में ट्राई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, जहां वो कहीं मिलेगा। कहां बात कही? सेक्शन 188 सीआरपीसी। आईपीसी पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको। हम इसको आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट चारों को एक साथ मिक्स करके पढ़ेंगे। इसकी बिल्कुल खिचड़ी बना देंगे और बाद में मजे से खाएंगे, बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया। भाई आप अपराध किसे मानेंगे? अगर उसको इंडिया में ऑफेंस माना गया है, सेक्शन 40, एनी एक्ट और ओमिशन विच आर प्रोहिबिटेड बाय इंडियन लॉ इज एन क्या है? ऑफेंस, तो उसे ऑफेंस मानेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 5 कुछ नहीं कह रहा है, देखिए अब ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको हालांकि दे दिया एग्जाम्पल, वैसे ही बात कह रहा है। सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। भाई क्या है कि कुछ ऐसे लॉ हैं, जैसे कोई म्यूटनी कर देता है, कोई डिजर्शन कर देता है, ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन,
ये कहाँ वर्ड यूज होते हैं? डिफेंस में। सोल्जर्स आपके कहाँ होते हैं? आर्मी में, सेलर्स नेवी में, एयरमैन एयरफोर्स में। तीनों फोर्सेस के में अगर कोई सर्विस के भाई एयरफोर्स एक्ट है, आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, तो उन पर आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपने लिए, जैसे कोई म्यूटनी कर देता है, म्यूटनी होता है विद्रोह कर देता है। मंगल पांडे ने कभी म्यूटनी की थी, आपको याद है म्यूटनी वर्ड? तो मंगल पांडे ने 1857 में जो क्रांति कराई थी वो म्यूटनी करके कराई थी। तो ऐसे कोई म्यूटनी कर देता है तो उसके खिलाफ अपराध माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी बाय दी स्पेशल लॉ जो बनाए गए हैं इनसे रिलेटेड। वहाँ पे आईपीसी का प्रभाव नहीं रहेगा। एक तरह से सेविंग क्लॉज की बात कर रहा है। क्लियर कर लीजिए। सेक्शन 1 क्या बता रहा है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट। इंडियन पिनल कोड बोलेंगे 6 अक्टूबर 1860 को ये इनेक्ट हो गया। 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 हैप्पी न्यू ईयर किया इसने। और ये क्या हो गया? पूरे भारत पर लागू हो गया। किस बात पर? ब्रिटिश इंडिया पे। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट प्रिंसली स्टेट, जो किस में थे? अलायंस में थे, डच के साथ, फ्रांस के साथ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर यहाँ पे अपना राज चलाया है। ठीक है, तो उसके बाद आपका सेक्शन 2 क्या कहता है? फटाफट रिवाइज करना है आपको। पनिशमेंट फॉर ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। भाई भारत में कोई भी अपराध करोगे तो क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, चाहे कोई भी, एवरी पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप। आप ये नहीं कह सकते मैं अमेरिका का हूँ मुझे इंडिया वाले सजा बिल्कुल दे देंगे भाई अगर यहाँ कोई अपराध करोगे तो। कोई ऐसा अपराध जो बाहर किया है लेकिन कानूनी तौर पर यहाँ उसको ट्रायल चलाया जा सकता है। सेक्शन 4 क्या कह रहा है? भाई कोई ऐसा शिप एयरक्राफ्ट था जो इंडिया में रजिस्टर्ड था, उस पर किसी भी व्यक्ति ने अपराध कर दिया या किसी भारतीय नागरिक ने पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कर दिया तो उसको भी हम चलाएंगे। सेक्शन 5 आपका क्या कह रहा है? सेविंग क्लॉज, स्पेशल लॉ कुछ है जिन पर आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी पार्ट क्लियर हो गया। गुड, अब चलते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका बात करता है सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक, जनरल एक्सप्लेनेशंस। यानी कि आपने बाकी बेर एक्ट में देखा होगा जनरली सेक्शन 2 या कुछ एक्ट में सेक्शन 3 में कुछ डेफिनेशंस दी होती कि इस एक्ट में होने वाले वर्ड्स का, जैसे सीपीसी में आप पढ़ते हो। ठीक है, 2 के 2 में डिक्री डिफाइंड है, 2 के 3 में डिक्री होल्डर डिफाइंड है, 2 के 4 में डिस्ट्रिक्ट डिफाइंड है, 2 के 5 में फॉरेन कोर्ट डिफाइंड है, 2 के 6 में फॉरेन जजमेंट डिफाइंड है। इस तरह से आपकी टोटल 20 डेफिनेशन वहाँ दे रखी हैं। 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 3, 2 क्लॉज 4, इस तरह से। लेकिन यहाँ सेक्शन वाइज ही दे रखी हैं। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक। अब इन डेफिनेशंस को हम समझते हैं। देखिए सेक्शन 6 एक जनरल कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। जो काम सेक्शन 5 करता है, कहाँ पे? इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या कह रहा है कि 6 से लेकर 55 तक जो है आप देख लीजिए रिलीवेंसी है कि नहीं, एडमिसिबिलिटी रिलीवेंट है कि नहीं है। रिलेवेंसी की बात करता है ना सेक्शन 5। वैसे ही सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि डेफिनेशन जो दी गई है वो कैसे समझ, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहाँ दी गई है? चैप्टर 4। कहाँ से कहाँ दी गई है एक्सेप्शन आपकी? 76 से लेके 106 तक। यानी कोई ऐसे कार्य जो देखने में अपराध है लेकिन उसके पीछे आपकी इंटेंशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? एक्टस नॉन फेसिट्रियम निस मैंसिट्रिया पढ़ा है ना, मैंस एक्टस मैंसरिया, गिल्टी माइंड, गिल्टी एक्ट, ये सारी चीज़ें वो सब डिटेल में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए सिंपल सी एक बात कह रहा है, थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पिनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन। 3 चीज़ें कही इसने। क्या कहा? कोई भी ऑफेंस, कोई भी पिनल प्रोविजन, कोई भी इलस्ट्रेशन। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन को मद्देनजर रखते हुए पढ़ा जाएगा। पुलिस वाले ने क्या किया? लॉफुल ऑर्डर के ऊपर भीड़ पे गोली चला दी। डीएम साहब ने आदेश दिया था किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई। क्या पुलिस वाले ने अपराध किया है? क्या पुलिस वाले ने कोई अपराध किया? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उसे जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। प्रिजम्पशन कहाँ आती है? 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि जो डिफेंस ले रहा है उसी को प्रूव करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर 7 इंडियन एविडेंस एक्ट। साथ साथ में वहाँ भी हम कवर करते चलेंगे। इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, इसके इलस्ट्रेशन पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन आपको कोई भी नहीं मिस करना है, इलस्ट्रेशन सभी पढ़ने हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, कि भाई जो एक बार मैंने एक्सप्रेस कर दिया उसी बात को समझा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेक्शन 3 में कुछ और मतलब निकाल रहे हो, सेक्शन 7 में कुछ और निकाल रहे हो, नहीं। एक बार जो सेंस आ गई उतना ही रहना है। सेक्शन 8 जेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर
जेंडर क्या हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, ही सी इट दे। क्या पढ़ाते थे हमें, प्रोनाउन की टेबल सिखाते थे टीचर बना बना के, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। SCIS आएगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, बहुत बार पढ़ा ना ये भाई, सिंगुलर याद करो, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनाइन सब पढ़ाया जाता था आपको। ही का सी है, ठीक है, तो बहुत याद करना मुश्किल होता था जब छोटे थे तो। पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ऐसा झंझट ही नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल एकदम सबको बराबर देखते हैं। तो ही इज इक्वल टू सी, ही जो है वो सी के बराबर है, बराबर का अधिकार देते हैं हम। कि केस नोट डाउन कीजिए, गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1958 का। और इस केस में कहा गया था कि जो ही वर्ड है दैट इज इक्विवेलेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कि भैया अगर कहीं पे ही लिख दिया तो वो मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है। वो लोग सर क्या इतने दिन हमने ग्रामर पढ़ी, खराब हो गई, बेकार हो गई? नहीं भैया, आप कानून के विद्यार्थी हो, सबको बराबर नज़र से देखना है। सेक्शन 8 कहता था प्रोनाउन ही, प्रोनाउन की टेबल थी ना, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज फॉर एनी पर्सन। डेरिवेटिव क्या है, हिज, हिम, सी, हर, हर, ऐसे लिखते थे ना, तो ये इसके क्या हैं, डेरिवेटिव हैं। जो मैंने केस बताया गिरधर गोपाल वाला वो लिख लिया आपने, वो आपके बहुत बेनिफिट वाला होना है, ठीक है। इस केस को नोट कर लें, सेक्शन 354 के उस पर ये केस था और तब इसे यहाँ पे बात की गई थी, अंडरस्टूड। अब आता है सेक्शन 9, ही इज इक्वल टू सी। देखिए बिल्कुल बैलेंस्ड, बिल्कुल बैलेंस चल रहे हैं अभी हम। अब आते हैं सेक्शन 9 पे, ये हमारी कानून माता हैं। क्या है, कानून माता हैं। ये यहाँ पे फिर से आ गया, ये आपका सेक्शन 8 के लिए है। किसके लिए है, सेक्शन 8 के लिए है। अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, ये एक बात कहता, नंबर क्या पढ़ाया जाता था, सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल। पहले क्या कहते थे कुछ बच्चे कि चाइल्ड का प्लूरल बताओ, तो लिख देते थे चाइल्ड्स, टीचर क्या देता था, 0, गलत लिख दिया, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, ठीक है। हम यहाँ ग्रामर की क्लास नहीं कर रहे हैं। सिंगुलर नंबर डिनोट्स प्लूरल एज वेल एज प्लूरल डिनोट सिंगुलर इन द कोड। एविडेंस लिख दिया उसका, आपने कहा कि नहीं यहाँ तो एविडेंसेस आना चाहिए था, एविडेंसेस लिख दिया है, तो ये तो एक ही एविडेंस है, एविडेंसेस गलत लिखा है, तो हम इसको नहीं मानते, ऐसा प्ली आप नहीं ले सकते। पनिशमेंट, पनिशमेंट्स, दोनों का मतलब जो भी वहाँ पे उचित तो वही समझा जाएगा। सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल नंबर याद रखिएगा, इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 मैन एंड वुमेन, क्या ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। इंपॉर्टेंट क्या आता है, थर्ड जेंडर। इसमें मेल ह्यूमन बीइंग को क्या कहते हैं, मैन, मैन कहते हैं। फीमेल को क्या कहते हैं, वुमेन कहते हैं। किसको नहीं पता है यार, सबको पता है, सेक्शन 10 में ऐसा लिखा है। अरे सेक्शन नहीं पता है तो मेल फीमेल को मैन वुमेन बोलते हैं, पता है ना सेक्शन 10। आपको स्टूडेंट हो यार, आपको इतना तो पता होगा ही, कानून की बात है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है वो है थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर यहाँ पे कब इंक्लूड किया गया, जब आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका 2012 में केस आया और थर्ड जेंडर को, ठीक है। अभी अभी एक थर्ड जेंडर आपका वेस्ट बंगाल में IAS ऑफिसर भी बने थे, आई थिंक मंडल समथिंग नाम है उनका। 2014 में ये डिसाइड हुआ और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, थर्ड जेंडर के लिए भी आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। किसको, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। और क्या दिया गया, एज अ थर्ड जेंडर। आजकल आप फॉर्म है तो उसमें देखते होंगे क्या लिख के आता है, क्या लिख के आता है, जब आपको लिखना होता है मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। पहले ऐसा आता था, नहीं आता था। क्यों आता है, क्योंकि हमारे साथ, हमारे ऊपर किसका हाथ है, सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। सुप्रीम कोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है, अंडरस्टूड। चलिए अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है कि क्या एज कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। आपने कहा कि ठीक है मैन और वुमेन, हम क्या पढ़ते हैं, देखिए आप प्रैक्टिकल लाइफ सोचिए, आप कहते हो कि जी मैन, अब मैं कहता हूँ कि 5 साल का एक बच्चा है, तो क्या आप उसको मैन बोलोगे, नहीं बोलोगे। लेकिन कानून ऐसा नहीं मानता है, कानून ऐसा नहीं मानता है। एक बार बच्चा पैदा हो गया, इस धरती पे आ गया, उसने सृष्टि को देख लिया, आंख भले ही बंद रखे, सृष्टि में आ गया ना, मार के हवा पानी उसको लग गई ना। एज द चाइल्ड केम आउट ऑफ द वोम ऑफ द मदर, दैट चाइल्ड इंक्लूडेड इन द सेक्शन 10, प्लीज नोट डाउन माई वर्ड्स।
माँ के गर्भाशय से बच्चा जैसे इस दुनिया में आता है वो सेक्शन 10 की डेफिनेशन में आ जाता है। लड़का है तो मेल कहेंगे, लड़की है तो फीमेल वुमेन कहेंगे, मैन वुमेन एंड थर्ड जेंडर उसी दिन से कैटेगरी शुरू हो जाती है। देखिए कितने खुश लग रहे हैं। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो बहुत सारे लोगों को क्या नहीं मिल पाते, अपने अधिकार नहीं मिल पाते। इसीलिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन। अभी आता है पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन क्या है? बोले बहुत आसान है जी। पर्सन माने जो भी धरती पे घूम रहे हैं सभी पर्सन है, ऐसा नहीं है। पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल का जैसे प्रकृति ने बनाया मनुष्य है, आर्टिफिशियल जिसे मनुष्य ने बनाया कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये सब क्या है? पर्सन है। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि अनबोर्न चाइल्ड का क्या होगा, तो ये केस नोट कर लें, इंपॉर्टेंट केस लॉ है। एन अनबोर्न चाइल्ड विद इन द वोम ऑफ द मदर इज अ पर्सन इफ इट्स बॉडी इज डेवलप्ड सफिशिएंटली। उसका जो है भाई बच्चा इतना डेवलप हो चुका है, उसके बॉडी पार्ट डेवलप होने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज आ गई है, तो वहां पे वो किस में आएगा? वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। इसको पर्सन की डेफिनेशन दे दी जाएगी। माँ क्या होती है? माँ, मदर। ठीक है, 9 महीने आपकी माँ ने आपको पेट में रखा है, आपके लिए इतना कुछ किया, इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं। वो आपको जज बनते हुए देखना चाहती हैं। जज कब बनेंगे? जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत कब करनी है? जब आपके सामने आपका लक्ष्य आपको दिखाई दे रहा है। माँ के सपनों को पूरा करना है, माँ के लाल को मम्मा का सपना तोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, हमारा मंदिर सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने है, हमारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है। चलिए सेक्शन 12 पब्लिक। अरे भैया पब्लिक तो बहुत है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। पब्लिक क्या है? एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी इज नॉन एज पब्लिक। सिंपल, सेक्शन बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड याद रखिए। आई हरनंदन लाल वर्सेस राम पालक महतो, अ क्लास और कम्युनिटी रिजाइडिंग इन अ लोकेलिटी मे कम विद इन द टर्म ऑफ द पब्लिक। किसी गांव में एक कम्युनिटी रहती है, राजपूत रहते हैं उधर, किस में आएंगे? पब्लिक की डेफिनेशन में आएंगे। कहाँ का आ गया? यहाँ पे उस वक्त तो क्या था आपका? सुप्रीम कोर्ट नहीं था 1939 में, ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम की कोर्ट ने ये कहा था। ब्रिटिश इंडिया, देखिए ये है वैसे हमारा, इसको ब्रिटिश इंडिया नहीं, इसको हम कहेंगे हमारा अखंड भारत। क्या है? ये हमारा अखंड भारत है। ठीक है, बल्कि ये भी इंडिया में आता था, ये भी अखंड भारत का हिस्सा है। ये सब हमारा है। इन सबको भगाओ, ले लो यार, पूरा ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे कुछ बनाए गए एक्ट जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, 13, 15 और 16। 14 को छोड़ दिया है, 14 आएगा। ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया? निकाल दिया, नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए। ठीक है, ले जाओ इन सबको। ये सारे क्या कर दिए गए? रिपील कर दिए गए। इतना याद रखिएगा, 1937 में रिपील हो गए थे 15 और 17। लेकिन क्वीन की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में क्वीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है। तो 1950 में अमेंडमेंट ऑर्डर 1950 में रिपील कर दिया गया। कब रिपील किया गया? 13 को 1950 में। बहुत डीप अगर पूछेगा तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, अदरवाइज ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। अब 14 हमने छोड़ दिया, तो 14 क्या बात कर रहा है? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। भाई जिसे सरकार क्या देती है? तनख्वाह खर्चा पानी देती है। ये सारे लोग जो बैठे हैं ना, आजकल प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट काम कम करते हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है, सब होते तो सिस्टम अब तक कोलैप्स हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काम करने वाले लोग अभी भी, देखो ना अंकल जी कितने जोर से लगे हुए हैं, सारा काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या आते हैं? दीज आर द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सेक्शन 14। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाइए सीधा सा 17 पे, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? इट डिनोट सेंट्रल और स्टेट, दो ही गवर्नमेंट होती हैं। झगड़ा किस में चलता है? ऊपर बीजेपी है, नीचे कांग्रेस है। राजस्थान में कांग्रेस है, वहाँ बीजेपी है। हरियाणा में बीजेपी है, ऊपर भी बीजेपी है। एक स्टेट गवर्नमेंट जिसे मनोहर लाल खट्टर चला रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऊपर कौन है? ऊपर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल दोनों को डिनोट करता है। कहाँ जरूरत पड़ेगी? कम्यूटेशन में जरूरत पड़ेगी। कहाँ? 55A, जब किसी को कम्यूट करना है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा गया। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहाँ है? देखिए, जब भी डेफिनेशन को याद करना है, मेन सेक्शन में जाना है, मेन सेक्शन में पढ़ना है, 55A में बताया गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी। तो वहाँ पे अगर सेंटर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक है, माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार। चलिए ठीक है, अभी अच्छे दिन बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अभी हम आते हैं सेक्शन 18, इंडिया। इंडिया मीन्स हे भारत माता, भारत माता की जय हो। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया।
कहीं और भी पढ़ा है, कुछ कुछ याद आ रहा है? 2 का F, सेक्शन 2 क्लॉज F ऑफ CRPC। आपको एक चीज़ बता दूं, हमेशा जब डेफिनेशन पढ़ते हो तो क्लॉज में पढ़ते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज F। सेक्शन 2 सब सेक्शन नहीं होता, ये सेक्शन 2 क्लॉज F होता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में की थी जब हमारी मेन क्लास तो थी। उसके अलावा कहीं और डिफाइन है? बिल्कुल डिफाइन है जी, बोला CPC में भी डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है? 2 क्लॉज 7B में। और कहीं डिफाइन है? बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और कहीं भी डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान मेरी जान। तो सेक्शन 18 क्लियर। सेक्शन 19 आपका सपना, अपना सपना मनी मनी। एवरी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट इज अ जज। क्या है वो? जज साहब हैं। कौन है? जज साहब हैं। अंडरस्टूड? इसको देख लीजिएगा। सेक्शन 20 किसकी बात कह रहा है? अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 इज अ जज। कलेक्टर क्या है? जज है वहाँ पे। इसके जितने इलस्ट्रेशन है ना, इनको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन सकता है, तो वी शुड नॉट इग्नोर देम। अभी आते हैं 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट क्या है? क्या कोर्ट कोई बिल्डिंग है? क्या एक बिल्डिंग को कोर्ट कहेंगे? ठीक है, ऐसा होता है क्या? नहीं। आप सोनीपत जाइए, गोहाना रोड के पास सोनीपत की कोर्ट है, क्या वो बिल्डिंग है? नहीं, कोर्ट वो नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप CRPC पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप? जब सेक्शन 9 पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ सेशन, क्या बताया गया है? सिटिंग कहाँ हो सकती है? जहाँ पे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पार्टी, जहाँ जज साहब बैठ के वहीं कोर्ट है। कोर्ट इज अ जज और बेंच ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशियली इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ध्यान देना इस चीज को। आपको है कि देखिए कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? जहां जज और बेंच ऑफ जजेस, यानी कि जब कोई भी ऐसा जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और बॉडी ऑफ जजेस, ठीक है, तो उसी को कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। अ पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7 1816 मद्रास कोड में, वहाँ पे क्या है? उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा गया है। तो ये MCQ के लिए आपको याद रखना है। थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट है। कोर्ट ऑफ जस्टिस बिल्डिंग नहीं, जहाँ पे हमारे माननीय जजेस बैठेंगे वहीं आपकी कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाएगी। अंडरस्टूड? अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्वेंट पे। पब्लिक सर्वेंट में आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 12 कैटेगरीज हैं, जिसमें से कैटेगरी 1 को तो कर दिया गया है रिपील 1950 में। क्या कर दिया गया है? रिपील कर दिया गया है। देखिए पब्लिक सर्वेंट क्या है? इज नॉट नेसेसरली अ गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका ऐसे एक चार्ट बनता है कि कुछ पब्लिक सर्वेंट जो हैं वो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकते हैं और पब्लिक सर्वेंट भी हो सकते हैं। इस तरह से इसका एक चार्ट बनता है जो हमने मेन क्लास में बात की थी। हर एक कमीशन अफसर मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स का, एवरी जज, आप भी कल को क्या हो जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। जनता की सेवा करना ही आपका काम है। एवरी अफसर कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, ठीक है, कमीशन अपॉइंट करते हैं, रिसीवर ऑर्डर 40 CPC, एवरी ज्यूरी मैन, असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो भी क्या आ जाते हैं? इस टोटल 12 कैटेगरीज आपको देख लेनी है, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए अपने बैरेक्ट में, शांति से बैठ के एक चार्ट बना लेना है। एक बार अपने हाथ से आपने चार्ट बना लिया, यू विल नेवर फॉरगेट। और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको सेक्शन 14 रीड विद सेक्शन 21 ये पढ़ना है हमेशा, ठीक है। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अंडरस्टूड? चलिए, हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने, इसमें इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर एज ए पब्लिक सर्वेंट, इस टाइप के MCQ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। दोनों एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि जो इसमें नहीं आता इसको रेम्युनरेशन मिलता है। रेम्युनरेशन की बात करते क्या आ गया? सबका देखिए ध्यान चला गया इधर, ज्वेलरी, ठीक है, अंगूठी है, घड़ी है, चेन है, और क्या जा रहा है? सोफ़ा, साइकिल, अरे वाह खूब सारा क्या आ रहा है भाई, इधर से प्रॉपर्टी आ रही है। एक चीज़ है सेक्शन 22 से अभी 25 तक हम पढ़ेंगे, ये आपका प्री एज वेल एज मेंस, इसको मेंस के लिए भी मार्क कर लें, मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये क्या है, इसको आप ले जा सकते हो। सोफे को क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं, मूव कर रहा है। इस सामान को क्या करोगे? किसी को मिलेगा उठा के ले जाएगा, नहीं ले जाना है, गलत बात है, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है,
ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में केस नोट कराना चाहूँगा, यहाँ पे नोट कीजिए, सुक्के कुंदम्बा वर्सेस गोंडा, ठीक है। और यहाँ हेल्वे जस्टिस ने क्या कहा था, जब कोई भी थिंग अर्थ से फास्टन है और इसे रिमूव करने से इसकी एक्चुअल क्वालिटी चेंज हो जाती है तो ये क्या रहेगी, मूवेबल हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो जब तक वो ज़मीन में थी वो क्या थी, इमूवेबल थी, जैसे ही वो निकाल ली गई इमूवेबल। आप इसमें देखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि टीपी एक्ट से गवर्न होती है एक्चुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी की और मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वहाँ से इसको ध्यान देना है। अभी नेक्स्ट आप देखते हैं रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। भैया किसी को गलत तरीके से क्या हो गया, आपको फ़ायदा हो गया, किसी ने को गलत तरीके से नुकसान पहुंच गया, ठीक है। आपने क्या पढ़ा था, एक चीज़ याद आ रही है, मैस ने प्रॉफिट, मैंने क्या कहा था, सारे दिमाग में रखने हैं आपको। सीपीसी में आप कहाँ पढ़ रहे थे, 2K12 में मैस ने प्रॉफिट। मैस ने प्रॉफिट क्या होता है, जो रॉन्गफुल पोजेशन की वजह से, नॉट इलीगल पोजेशन, रॉन्गफुल पोजेशन। रॉन्गफुल गेन क्या है, अनलॉफुल मीन से कोई प्रॉपर्टी ले लेता है तो वो क्या है, जब वो लीगली इंटाइटल नहीं था पर उसने क्या किया, ले लिया, घड़ी चेन अंगूठी आपकी नहीं थी, आपने ले ली, क्या हो गया, रॉन्गफुल गेन। कहाँ जरूरत पड़ेगी, अरे भैया थेफ्ट में पढ़ेंगे ना, 378 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रॉन्गफुल लॉस। अब किसी को फायदा तो है, किसी को नुकसान हुआ, किसी की प्रॉपर्टी लेके चले गए आप, क्या हो गया, लॉस हो गया। गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है। जब कोई चीज़ रॉन्गफुली कोई गेन करता है उसे अपने पास रिटेन कर लेता है तो क्या किया उसने, ये गेनिंग रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू बी लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। भैया वो प्रॉपर्टी थी उसकी, लेकिन आपने उसको गलत तरीके से उसे दूर रखा तो क्या किया, लूजिंग रॉन्गफुली। ये चारों डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन डिसऑनेस्टी, हमें बचपन से सिखाया जाता है किसकी ली, लकड़हारे की कहानी। उसका एक बार कुल्हाड़ा कहाँ तालाब में गिर गया, वहाँ से कौन निकली, तालाब की देवी निकली। पहले क्या देने लगी, सोने का, तो बोला कि मेरा नहीं है। फिर किसका, चांदी का, फिर बोला कि मेरा नहीं है। फिर उनका खुद का लोहे का लेकर आई तो बोला कि मेरा है। उसकी ईमानदारी पे खुश हो गए, तीनों एक्स उसको दे दिए गए। ऑल 3 एक्स आर गिवन बाय दैट गॉडेस। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टी की बात करता है, जब आपकी इंटेंशन क्या होती है कि आपको रॉन्गफुल गेन करना। देखिए 24 को 23 के साथ हम पढ़ रहे हैं, टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। भाई एक को फायदा पहुंचा, दूसरे नुकसान भी तो पहुंचेगा ना। तो ये आपने क्या किया, डिसऑनेस्टली किया। आप वो घड़ी चेन अंगूठी उठा के ले गए, आपकी नहीं थी, वो आपने क्या किया, डिसऑनेस्टली किया, ठीक है। लालच करना बुरी बला है। अब आता है एक वर्ड आजकल जो हर जगह पढ़ते हो, फ्रॉड। आपको फ़ोन आता है कि भाई ऐसा है, आप एक इनाम जीते हैं, आप इस जगह पे आइए, इनाम ले जाइए। आप वहाँ जाते हैं और आपके सब कुछ छीन ले जाते हैं, कुछ नहीं बचता है, ठीक है। फिर बनियान में घर आना पड़ता है। तो ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसना है। तो फ्रॉडुलेंटली क्या वर्ड यूज हुआ, फ्रॉडुलेंटली। अ पर्सन इज सेड टू बी टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली किसी ने कोई काम किया, इफ ही डज दैट थिंग विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। डिफ्रॉड करने की इंटेंशन से जो काम किया जाएगा उसी को फ्रॉडेंटली कहेंगे। इसी चीज़ को आपको याद रखना है, इसी चीज़ को आपको याद रखना है। देयर कैन बी नो फ्रॉड। मेरे वर्ड्स को प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए, सीरियस होकर सुनिए। देयर कैन बी नो फ्रॉड अनलेस देयर वॉज एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड। भाई आपके साथ फ्रॉड नहीं करना चाहता था फिर भी हो गया, क्या वो फ्रॉडेंटली होगा, नहीं होगा। इंटेंशन टू डिफ्रॉड होगा तभी यहाँ पे आपके ये आएगा। अब इसे हम कहाँ पढ़ेंगे, देखिए हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे 464, 471 आईपीसी, ठीक है, 467, 68, बहुत सारी जगह पे हम इसको आईपीसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसकी हम और आगे बात करें तो जनरल फ्रॉड जो है वो 3 कैटेगरी में माना जाता है। पहला है किसी पर्सन को डिप्राइव कर देना उसके राइट से, ठीक है, आइदर ऑब्टेनिंग समथिंग बाय डिसेप्शन और आर्टिफिस और टेकिंग समथिंग विदाउट नॉलेज, और क्या है, कंसेंट ऑफ द ऑनर, उसके बिना। टू विदहोल्ड रॉन्गफुली फ्रॉम अनदर व्हाट टू ड्यू टू हिम। भाई किसी को जानबूझ के प्रिवेंट किया गया है, ठीक है। और है तीसरा होता है टू डिफीट और फ्रस्ट्रेट रॉन्गफुली अनदर्स राइट टू द प्रॉपर्टी। डिफ्रॉड को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं ताकि इससे कोई अगर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप उसे कवर कर सकें। देखिए डिफ्रॉड हमेशा 2 एलिमेंट
अपने अंदर लेके चलता है। एक होता है डिसाइड, एक होता है इंजरी। ठीक है, डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1960। डिसाइड और इंजरी होगा, यानी कि जब आप धोखा आपने किसी को दिया और उससे सामने वाले को इंजरी पहुंची तो वहीं पे आपका डिफ्रॉड है, और जब तक डिफ्रॉड का इंटेंशन है तब तक फ्रॉडेंटली वो एक्ट नहीं हो सकता है। द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट देयर कैन बी नो फ्रॉड अनलेस देयर वाज ए इंटेंशन टू डिफ्रॉड। दिस इज इंपॉर्टेंट। Dr. S. Dutt versus State of Uttar Pradesh 1966. The Supreme Court said that a person is said to be a thing fraudulently if he does that thing with the intent to defraud and not otherwise. यानी कि दोनों केसेस में क्या बताया गया, डिफ्रॉड की इंटेंशन होगी तो ही आपका फ्रॉडेंटली होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अंडरस्टूड। अब आ जाइए रीज़न टू बिलीव। हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 40 याद आ रहा है, 41 ऑफ CRPC। जब किसी पुलिस ऑफिसर को क्या होता है, RTB होती है, TB नहीं, अरे TB बीमारी नहीं हुई, RTB रीज़न टू बिलीव हो जाता है। रीज़न टू बिलीव मीन्स कि उसके पास सफिशिएंट कॉज है टू बिलीव दैट पर्सन हैज़ डन सम ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो यानी उसके पास सफिशिएंट कॉज है टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। भाई मुझे पूरा यकीन इसने किया है, मेरे उसके यकीन के पीछे कोई कारण है, दैट इज़ रीज़न टू बिलीव। बहुत जगह इस वर्ड को पढ़ेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम के पॉइंट से नहीं, जनरल अगर लॉ स्टूडेंट तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये आपको बताता है कि कोई फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनके एग्जिस्ट होने के पीछे क्या सर्कमस्टांसेज है, क्या रीज़न है। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट आ जाइए 27, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। भाई जो प्रॉपर्टी वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के पोजेशन में है वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, आपकी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। मान लीजिए आपके पास कोई आपका एक टेम्परेरी नौकर है, ठीक है, और वो किस कैपेसिटी में है, क्लर्क और सर्वेंट की कैपेसिटी में है, तो उसे भी क्लर्क और सर्वेंट माना जाएगा। मान लीजिए आपका एक नौकर था, वो आपकी कार लेकर जा रहा था और आपकी कार से वो क्या कर देता है, कोई दुर्घटना कर देता है, तो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी, आपकी मानी जाएगी। अंडरस्टूड। आपकी वाइफ आपकी कार चला रही है तो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, आपकी मानी जाएगी। तो वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट भी क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन्स पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ द कोड। भैया मानेंगे कि वो आपके ही पोजेशन में थी। चलिए 28 बात कर रहा है काउंटरफिट की। काउंटरफिट का मतलब होता है नकल, यानी कि हूबहू कर देना किसी चीज़ को, वैसा ही कुछ बना देना। ठीक है, काउंटरफिट का क्या मतलब है, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर। एक के जैसे दूसरे जैसी चीज़ बना देना, यानी कि 1 रुपये का सिक्का ऐसा था, आपने भी वैसा बना दिया, तो क्या कर दिया, यू काउंटरफिट द कॉइन। ठीक है, अब ये जो बनाया ये क्या था, रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, क्या करने के लिए, डिसेप्शन कॉज करने के लिए। एंड नोइंग दैट इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाई बी प्रैक्टिस्ड, या तो डिसेप्शन कर दिया या डिसेप्शन किया जाएगा, ऐसी उसको नॉलेज थी, तो उसे क्या कहेंगे, काउंटरफिट कहा जाएगा। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट सेक्शन 3 के इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल। कोई भी मैटर जब आपका एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, कोई भी मैटर जब आपका एक्सप्रेस किया, डिस्क्राइब किया गया बाय अपॉन एनी सब्सटेंस, बाय मीन्स ऑफ, हमने वहाँ क्या कहा था, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, ये 3 क्या हैं आपके, दीज आर द कीवर्ड्स। क्या ये कीवर्ड्स हैं, लिथोग्राफ, कैरिकेचर, कोई राइटिंग, शिलालेख, सब क्या है, डॉक्यूमेंट हैं। बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ इसको पढ़ना है। इट इज़ इमैटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर, मार्क, चाहे वो किसी भी सब्सटेंस पे बनाए गए हों, ये मैटर नहीं करता है। ए चेक अपॉन ए बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, ए पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट ही कहलाएंगे। ठीक है, ये राइट हिज, इलस्ट्रेशन देखेंगे हम इसकी, राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल यूसेज is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document and must be constituted in the same manner
एज इफ द वर्ड्स पे टू दी होल्डर, तो क्या समझा जाएगा पे टू दी होल्डर, वो क्या है, डॉक्यूमेंट है, क्या है वहाँ पे, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन 2 का एग्जाम्पल है जहाँ मर्केंटाइल यूसेज की बात की गई है। अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आईटी एक्ट आया था आपका, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अब कहाँ पढ़ते हो, हमने वहाँ पे कहाँ पढ़ना शुरू किया था, 45A 47A, ठीक है, 65A 65B, ठीक है, 67A 90A 85ABC, ये सब क्या थे, इंडियन एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड बात करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। The words electronic record shall have the meaning assigned to in clause T of the subsection 1 of section 2 IT Act 2000 में जो दिया गया है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन थी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रपोज्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है। किस टाइप का डॉक्यूमेंट है कि जहाँ पे आपने क्या किया, आपने किसी को क्या कर दिया, कोई लीगल राइट क्रिएट कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, एक्सटिंग्विश कर दिया, रिलीज कर दिया। एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर द लीगल लाइबिलिटी। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे कि ए ने जो क्या किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपना नाम लिखा, इंडोर्समेंट किया और कहा कि जिसका जो ये जिसके पास होगा होल्डर को पैसे दे दिए जाएं, उसका ये मतलब वो क्या, डॉक्यूमेंट डेफिनेशन में आपने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन 2 में, सेम एग्जाम्पल। तो ए ने क्या कर लिया, एक लीगल ऑब्लिगेशन बना लिया अपने ऊपर कि हाँ उसको देना ही पड़ेगा, तो इसको क्या कहा जाए, वो क्या है वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। अब क्या है, लास्ट विल एंड टेस्टिमनी। भैया विल का झगड़ा आजकल सब कुछ माया का झगड़ा है, परिवारों में विल को लेके बहुत झगड़े होते हैं। तो विल क्या होती है, डिनोट्स अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। क्या है, इन स्टेट नहीं मरा है, वो क्या, कैसे, टेस्टामेंट्री, जहां अपनी प्रॉपर्टी विल से अपनी इच्छा से किसी को दे दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कहा जाता है। 32 वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड द इलीगल ओमिशन। भैया एक्ट और इलीगल ओमिशन, एक्ट होता है कि जो आपको करना है। देखिए इस एक्ट से साथ एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। आपने पढ़ा मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं आप, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। उस एक्ट का देखिए ए हमेशा बड़ा होता है, जिस एक्ट का मतलब होता है कानून, और इस एक्ट का मतलब होता है काम, कोई कार्य, कोई आपके द्वारा किया गया एक्ट। इसका ए छोटा होता है, तो इसका ए हमेशा बड़ा लिखना होता है जब भी आप किसी एक्ट के साथ लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, जहाँ पे एक्ट है वो ए कैपिटल होना चाहिए। रिमेंबर दिस पॉइंट। एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेंट वर्ड्स विच रेफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड टू आल्सो। भाई जहाँ पे एक्ट है वहाँ पे लीगल ओमिशन भी होगा, दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक्ट और ओमिशन क्या है, एक्ट डिनोट करता है सीरीज ऑफ एक्ट को। किसी को आपने क्या किया, एक डंडा मारा, 2 डंडे मारे, 3 डंडे मारे, 4 डंडे मारे, कहाँ पढ़ते हैं जब चार्ज फ्रेम करते हैं 211 से 224 चैप्टर 17 ऑफ के इसका सीआरपीसी का। एक्ट ऑफ सीरीज भी एक्ट में काउंट होती है, तो उसको क्या कहेंगे, हर्ट पहुंचा दी, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दी। एक ही एक्ट है, 50 डंडे मारे तो भी हर्ट है, एक डंडा मारा तो भी हर्ट है, हड्डी तोड़ दी तो ग्रीवियस हर्ट है। एज अ सिंगल एक्ट, तो सिंगल एक्ट समझा जाएगा। द ओमिशन डिनोट्स अ वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशंस, कि भैया आपको ये काम करना था, ये करना था, ये करना, ये नहीं किया आपने, बिल जमा करना था, इस महीने भी नहीं किया, जनवरी नहीं किया, फरवरी नहीं किया, मार्च नहीं किया, अप्रैल नहीं किया, तो क्या किया, ये सब क्या है, सीरीज ऑफ एक्ट हैं। क्या बन गई, एक सिंगल ओमिशन समझा जाएगा। विच यू आर लीगली बाउंड टू डू बट यू अवॉइडेड टू डू। एक्ट डन बाई सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34, सेक्शन 149। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट। आप और मैं मिलके कहीं पे चले गए जहां पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एक धारणा के साथ, एक कॉमन इंटेंशन के साथ कोई ऑफेंस करते हैं, तो वहां पे सेक्शन 34 लग जाता है। इट इज़ अ रीड टुगेदर सेक्शन। जहां पे इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट द सेम मैनर। मान लीजिए A, B, C मिलके कहाँ गए, Z के घर में घुस गए।
ए ने क्या किया, ताला तोड़ा, बी ने खड़ा होकर देखा, सी ने क्या किया, जेड को गोली मार दी और बाकी सामान उठा के भी वहाँ से भाग गए। तो तीनों के ऊपर सेम चार्जेस लगेंगे क्योंकि कॉमन इंटेंशन में एक्ट किया है। किसमें किया है, कॉमन इंटेंशन में किया है। 35 when such an act is criminal by reason of its being done with the criminal knowledge or intention, जब आपको क्रिमिनल नॉलेज थी, क्रिमिनल इंटेंशन थी, फिर भी आपने वो एक्ट किया तो एक्ट क्या हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। इफेक्ट कॉज्ड बाय पार्टी बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन, आपने क्या किया, कुछ काम एक्ट से किया, कुछ ओमिशन से किया। एक्ट से क्या किया कि आपने जेड की पिटाई कर दी, जेड की पिटाई कर दी, फिर आपने जेड को कई दिनों तक खाना देना था, आपने उसको खाना नहीं दिया। कुछ आपकी पिटाई आपका एक्ट था और कुछ आप उसको डेली खाना देना आपकी ड्यूटी थी, वो आपकी कस्टडी में था, आपने खाना भी नहीं दिया, तो जेड की क्या हो जाती है, डेथ कॉज हो जाती है। तो ऐसा काम क्या होता है, पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। वॉलेंटरीली होना चाहिए, स्वेच्छा से। सेक्शन 39 क्या कह रहा है, वॉलेंटरी की बात कर रहा है। व्हेन ही कॉज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इलस्ट्रेशन देखिए कि ए ने क्या किया, रात को आग लगा दी, ठीक है, किसी घर में, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी, उसने इस घर में आग लगाई ताकि सबका ध्यान यहाँ चला जाए और बाकी लोग क्या करें, उसके साथ ही मिलकर यहाँ पे चोरी कर लें, रॉबरी कर लें। ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ एंड मे इवन बी सॉरी फॉर दैट ही हैज़ बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, येट इफ ही नो दैट। अब लेकिन उसे भाई, अब इस घर में जो सो रहे थे वो क्या हो गए, मर गए। उसकी इंटेंशन थी क्या उनको मारने की, नहीं थी। इंटेंशन क्या थी, लोगों का ध्यान भटकाना ताकि उसके साथ ही रॉबरी कर सकें। लेकिन जो डेथ हो गई, क्या उससे उनका सॉरी बोलने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास क्या थी, नॉलेज थी। वॉलंटरी किया है इसने, किसी ने फोर्स किया था, नहीं किया था। भाई आप ऐसे घर में लगा जिसमें कोई नहीं था, आपको पता आग लगाने से आदमी मर सकता है, तो क्या है, लाइकली टू कॉज डेथ, ही कॉज द डेथ वॉलंटरीली, तो उसने वॉलंटरीली डेथ कॉज की है वहां पे। अंडरस्टूड। तो आपको वॉलंटरी। अब सेक्शन 40 आता है ऑफेंस। CRPC लिख लीजिएगा, 2 का N साथ में पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बार इसको आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। इन चैप्टर 4 चैप्टर 5A द फॉलोइंग सेक्शन नेमली, ठीक है, the word offense denote a thing punishable under this code or under special local law, understood। तो ये उसके बारे में बता रहा है। the same meaning when the thing punishable under the special or local law is punishable under the such law imprisonment for the term of 6 months or upward whether with or without fine, तो इसे क्या माना जाएगा, ऑफेंस समझा जाएगा। अभी आता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक्ट पास कर दिया गया है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे स्पेशल लॉ लागू होगा। आपने कहा क्या, एंटी करप्शन एक्ट आप लेकर आ गए, लेकिन करप्शन के तो प्रोविजन IPC में भी थे, लेकिन आप क्या लेकर आ गए, स्पेशल लॉ लेकर आ गए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉ लाए जाते हैं। लोकल लॉ, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट 1973 पढ़ते हैं आप, ये क्या है, इट इज़ ए लोकल लॉ। इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, आप कोई काम इलीगली करते हैं और आप लीगली बाउंड टू डू हैं। इंजरी का मतलब होता है एनी हार्म व्हाट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, बॉडी, माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, इंजरी किसको की जा सकती है, एनी पर्सन को, किस तरह से, उसकी बॉडी में, उसके माइंड पे, उसकी रेपुटेशन को, उसकी प्रॉपर्टी को। 1 2 3 4 चारों इंग्रेडिएंट याद रखने, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। 45 लाइफ की बात कर, पहले इंजरी दी आपने, इंजरी देने के बाद 44 में आप क्या किए थे, इंजरी दिए थे। इंजरी देने के बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल गया बंदा, ठीक है, बचने के चांसेस हो गए, लाइफ, उसे लाइफ मिल गई, ठीक है। अब डेथ, लाइफ का मतलब देखो इतना अच्छा मीनिंग दिया है इसने कि भी जो जीने से अलग लगे वो मर गया, ठीक है, अदरवाइज वो जिंदा है। डेथ क्या है, कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जो मर गया डेथ है। एनिमल
द वर्ड एनिमल डिनोट्स अ लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन। आदमी को छोड़ के सब एनिमल है, ये मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा एनिमल हम ह्यूमन बीइंग ही हैं, हम ही ह्यूमन बीइंग हैं। जितने के रेप, मर्डर, डकैती, मोलेस्टेशन, इस टाइप की चीज़ें जो हमारे ह्यूमंस में होती हैं, क्या किसी दूसरी प्रजाति में ऐसे होती है? नहीं होती हैं। दे आर बाउंड बाय नेचर, दे ऑलवेज फॉलो द नेचर, बट ह्यूमंस नेवर। तो एनिमल तो एक्चुअली ह्यूमन है, लेकिन चलिए ह्यूमन ने डेफिनेशन बनाई तो उनकी बना दी है। 49 ईयर और मंथ। ईयर और मंथ जो है वो क्या होंगे आपके ब्रिटिश कैलेंडर से, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या ये इंडियन कैलेंडर है? नहीं, ये ब्रिटिश कैलेंडर है। क्या है? ब्रिटिश कैलेंडर। हमारा तो अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो अप्रैल को अप्रैल फूल बनाते हैं। नाउ 50 सेक्शन। सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ अ चैप्टर दिस कोड। भाई एक पर्टिकुलर जिसको डिस्टिंग्विश किया गया बाय प्रीफिक्स्ड न्यूमरल फिगर, जैसे ये क्या है? सेक्शन 50 ही सेक्शन की डेफिनेशन दे रहा है, तो इसको क्या किया गया? एक न्यूमरल नंबर से डिफ्रेंशिएट किया गया है। ओथ। ओथ क्या होती है? इट इज़ एन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ। और कौन ओथ दिला सकता है आपको? नोटरी दिला सकता है, को मैजिस्ट्रेट दिला सकता है, एनी कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट और स्पेशली बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो उसे क्या कहते हैं? ओथ कहा जाता है। गुड फेथ। नथिंग इन सेट टू बी बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। भाई जो ड्यू केयर और अटेंशन के बिना किए गए हैं उसे गुड फेथ नहीं कहेंगे, बाकी को हम गुड फेथ कहेंगे। 52 ए लास्ट डेफिनेशन। सेक्शन 157 में भी आप पढ़ते हैं हार्बर के बारे में, और 130 के बारे में भी पढ़ा जाता है। हार्बर का मतलब होता है किसी को शेल्टर देना। क्या देना? शेल्टर प्रोवाइड करना। इन विच हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द पर्सन हार्बर्ड। ठीक है, 157 130 में कौन देता है? वाइफ या हस्बैंड देते हैं। द वर्ड हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, मीन्स ऑफ कन्वेंस फॉर असिस्टिंग a person by means whether the same kind as those enumerated in this section। भाई किसी को क्या है? to evade apprehension, किसी का मदद कर देना, किसी अपराधी की मदद करना हार्बर कहलाता है। देसी भाषा में इसको याद रखें, किसी भी ऑफेंडर की हेल्प करना, टू हेल्प आउट एन ऑफेंडर, एन एक्यूज्ड, a murderer is the harbor। If you provide him food, shelter, drink, money, arms, mode of conveyance, anything, okay, this is your harbor। So thanks for watching this video। आज हमने डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट कर लिया। ये हमारा पार्ट 1 था किसका? इंडियन पिनल कोड का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पनिशमेंट और जनरल एक्सेप्शन कवर कर देंगे, और उसके बाद हम सीधा चैप्टर 16, चैप्टर 17 पहले करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक आपको, ऐसे 5A तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद 16, 17 पढ़ेंगे, और देन फिर हम बचे हुए सेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है, हमें इन चीज़ों को कवर कर लें। अगर इसको हमने कवर कर लिया तो मान लीजिए 80% आपकी IPC कवर हो गई है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको IPC की ये सीरीज़ कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।